अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वर्ल्ड इन्फ्लक्स के हमारे साथी जावेद हसन साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त शंघाई में हैं। तो जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इम्तियाज भाई। गुड टू आज मीट यू अगेन। और जो जी नाजरीन है उनसे भी सलाम अलैकुम। जी, बहुत सारे इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे दोस्त आपके साथ बातचीत का। उन्हें भी ये भी मालूम है कि आप आजकल चीन की सैरें कर रहे हैं, शंघाई की फुडान यूनिवर्सिटी में हैं, वहाँ फेलोशिप पे हैं। और इसके साथ साथ आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर भी लगा रहे हैं, सेमिनारों में भी। तो आपको तो बहुत कहते हैं नॉलेज, इल्म चीनी माशरे के बारे में आपको बहुत मिल रहा होगा। तो मैं, चूंकि आपके साथ पहले डिस्कशन हो रही थी, आपने कहा कि मैं एक दो जगह गया, बहुत मुतासिर हुआ। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि अब तक जितनी आपने इंटरेक्शंस किए, सैर सपाटा किया, क्या आपको बात लगी है गैर मामूली चीनी मुआशरे की? देखें, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कॉम्प्लेक्स अच्छे लिहाज से, मतलब बहुत ही डीप स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट पहलूज हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इसमें रवायत हैं। इसमें खाना जो है कोई 8 डिफरेंट किस्म के इनके क्यूजीन्स हैं। उस क्यूजीन्स में हजारों डिफरेंट रेसिपीज हैं और सारे जो हैं वो नोटेड हैं। तो ये एक बड़ी, फिर इनके जो शायर हैं, इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अ, ये नहीं कि आज पैदा हुए हैं, वो 3,000 साल से हैं। मगर मैं रिसेंटली गया था, एक जगह है श्वाजिन, SHAOZING। तो प्रोनाउंसिएशन प्लीज माफ कर दिएगा, चाइनीज चौथन। मुल्क के हाँ, चाइनीज मुझसे इख्तलाफ करें। मगर वहाँ जो है वो शहर जो है 2,500 साल पुराना है। अच्छा। और वहाँ कैनाल्स हैं, बड़ी खूबसूरत है। एक जमाने में कहा भी जाता था कि इज द वेनिस ऑफ द ईस्ट। और काफी हद तक वेनिस जैसा लगता भी है। और इसलिए कि काफी वहाँ कैनाल्स है, बड़ा खूबसूरत है वहाँ, बड़े मजेदार से वाइट घर हैं। और वहाँ जो, मगर वहाँ की जो मशहूरी है, वो एक जमाने में कैपिटल भी होता था, मगर मशहूरी इसलिए नहीं कि कैपिटल था, ना वहाँ रॉयल्टी थी, ना मशहूरी इसलिए है कि वहाँ जो 20th सेंचुरी की जो मोस्ट फेमस इंटेलेक्चुअल राइटर हैं, लुजैन, ये हैं, बड़े इनके नाम है चाइना में। और ये एक राइटर थे जो 1890s में पैदा हुए थे। और ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जो डिक्लाइनिंग थी उसमें पैदा हुए थे, और उन्हें बड़ी तकलीफें फिर देखी, इसलिए कि फैमिली के पैसे खत्म हो गए। लू शान जो है वो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग राइटर हैं, जिनकी डेवलपमेंट में ये हुआ कि वो बड़े एक कंजर्वेटिव फैमिली से आए, और मगर वही कंजर्वेटिज्म को उन्होंने बड़ा फिर क्रिटिसाइज करा और एक रिवोल्यूशनरी राइटर बन गए। और वो जापान में भी पढ़ा, मगर फिर वो जो उनके बड़े इन्फ्लुएंस हुए टू सर्टेन एक्सटेंट सोशलिज्म से भी, और जो सोशलिस्ट राइटर्स उस वक्त मूवमेंट थे, वो यंग राइटर्स को भी उन्होंने बड़ा इंकरेज करा। मगर वो बड़े एक इंटरेस्टिंग आदमी थे। वो ही वाज वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड, इवन दो वो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे, मगर कम्युनिस्ट पार्टीज में भी उनने देखा कि पर्सनालिटी कल्ट जब डेवलप हो रही थी 1930s में, और उस वक्त ऑलरेडी माओ तंग और कुछ पर्सनालिटीज वहां अब फेमस होने लगे थे, उनने उसको भी बड़ा क्रिटिसाइज करा। वो इतने एक इंडिपेंडेंट माइंडेड शख्सियत थे कि वो किसी चीज में जो रिजिडिटी ना पर्सनालिटी कल्ट को एकदम नहीं टॉलरेट कर सकते थे। तो काफी उनने क्रिटिसाइज करा। एंड मगर तभी ये आप देखिए, चाइना में एक बड़ा कल्चर है, इंटेलेक्चुअल्स को बड़ी हैसियत दी जाती है। और जब वो मरे 1936 में, तो वो उसी वक्त, इवन दो उस वक्त तक गवर्नमेंट में नहीं आई थी, मौजूद ने पूरी जो कम्युनिस्ट पार्टी थे उनने कंधा दिया उनके जब उनको बरी देने में। और जब फाइनली जब गवर्नमेंट बनी कम्युनिस्ट पार्टी की, ही वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हीरो ऑफ चाइना एंड द अच्छा। प्रीमियर राइटर ऑफ चाइना। हम्म। अब ये देखिए, ये खूबी है कि दिस मैन वाज अ क्रिटिक इन मेनी वेज ऑफ माओ Zedong एंड कम्युनिस्ट पार्टी, इवन दो सिंपैथेटिक थे, इसलिए कि ये एक आजाद ख्याल के और प्रोग्रेसिव शख्सियत थे। और इनकी किताबें जो हैं, बल्कि मैंने जो अब थोड़ी बहुत पढ़ी, इसलिए कि अब जब इंटरेस्ट हुआ,
इतनी किताब लिखी, इनफैक्ट यहाँ लोग कंप्लेन भी करते हैं कि इसलिए कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के सिंपैथेटिक थे, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिली। इज ब्यूटी भी थी, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, पोइट्री भी लिखते थे। तो ये वहाँ मुझे ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग नहीं, चीज ये लगी और मैं मुझे बड़ी आपकी खुशी हुई कि जी मैं आपको रोक रहा हूँ। आप जब वहाँ पहुँचे हैं, आपने कुछ वीडियोस भी वहाँ पे इकट्ठे किए, और जो मुझे इसमें दिलचस्प बात लगी, आपने एक ट्वीट भी किया है। तो वो ट्वीट जो है, मैं उसका उर्दू तर्जुमा, जिसे आपने लिखा है वो शायरी है, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे पढ़ देता हूँ देखने वालों के लिए, कि जब एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं, एक ऐसी शख्सियत के मज़ार पे एक लिहाज से आप पहुँचते हैं, तो कैसे इंसान वो जज्बात उमड़ आते हैं। और ये जावेद साहब ने एक लिहाज से एक शायरी की है, तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कि ये एक ऐसे मुल्क की बात कहानी है जो कभी एक मुख्तसर जुनून के दौर में मुजस्समे तोड़ देता था, किताबें जला देता था, प्रोफेसरों को सुअर फार्मों पे भेज देता था। ये शायद कल्चरल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले की, बहुत पहले की बातें हैं। लेकिन आज वही लोग शायरों और दानिश्वरों के घरों के सामने खामोशी से खड़े होते हैं। फ़लस्तीनी शायर महमूद दरवेश ने शायद इसी हवाले से लिखा था, बकौल ये जावेद साहब ने लिखा है, एक कौम शिकस्त नहीं खाती जब तक उसके पास ऐसे शायर मौजूद हों जो इसके ज़ख्मों का नगमा गाएं, और ऐसे लिखारी जो इसके नामों को याद रखें। चीन अ, अपने तमाम तर उसके कुछ तारीख पहलू भी हैं गुज़श्ता 70 80 सालों में, उसके बावजूद वहाँ पे ऐसे लोग पैदा होते रहे हैं जिन्होंने, जो कि जब आंधियाँ थम जाएं, आंधी जब कहते हैं स्टॉर्म्स जब थम जाएं, तो उसके बाद लोग उनकी ताज़ीम में कतारें लेके लगा के उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी तहजीब है जो अपनी सेहत को अपने दानिश्वरों की खामोशी से नहीं, बल्कि उनके दरवाज़ों के बाहर लगी लंबी कतारों से नापती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जावेद भाई आपने शायरी की है एक लिहाज से। तो और बताएं वहाँ कुछ। मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी आप कह रहे थे, मैं ये जब लिख रहा था तो मुझे लिटरली रोना आ रहा था, इसलिए अच्छा। कि जब जिस मुल्क में अपने दानश्वरों को इज्जत नहीं दे, वो मुल्क नहीं रहेगा। और जो मुल्क इज्जत देगा अपने दानश्वरों को, वो हमेशा प्रोग्रेस करते जाएगा। और मुझे कई मरतबा अफसोस होता है कि मेरे अपने मुल्क में, अपने प्यारे मुल्क में, वो वो इज्जत मुझे अब नजर नहीं आ रही, खत्म होते नजर आ रही है। चुप कराया जा रहा है और समझते हैं कि इकोनॉमी इज फर्स्ट और इकोनॉमी करके सब ठीक हो जाएगा। मगर जो वॉइसेस हैं, उनको चुप कराया जा रहा है। ये मुझे एहसास हुआ और बड़ी तकलीफ हुई इससे। तो ये मैं, एक पर्सनल बात है, सॉरी। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम भी जब बाहर जाते हैं, जब देखते हैं कि इल्म और दानिश की, पढ़े लिखे लोगों की कितनी कदर होती है, और कितनी उनकी इज्जत की निगाह से उनको देखा जाता है। चीन में तो बल्कि जो दर्जाबंदी हुई थी बहुत माजी में, वो आप भी बता रहे थे कि सबसे पहले तो बादशाह होता था सबसे ऊपर, लेकिन दूसरे दर्जे पे जितने पढ़े लिखे लोग होते थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनको इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता था। और ये हज़ारा साल पुरानी एक तहजीब है। तो ये बताइए कि अ, ये तो एक पुरानी, कन्फ्यूशंस के टाइम से कहा गया था कि आप इल्म वालों की कदर करें। तो क्या ये जो देंग शियाओपेंग ने 1989 उनासी 80 में एक सिलसिला शुरू किया था चीन में इस्लाहात का, उसका भी ताल्लुक इसी रिवायत से है कि आप करें, प्रमोट करें तालीम को, उसकी कदर करें। बिल्कुल, देखिए, डेंग शाओपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी थे, हार्डकोर कम्युनिस्ट थे। वो लॉन्ग मार्च में भी माओ टंग के साथ थे। मगर उनने जो देखा कल्चरल रिवॉल्यूशन में, जो डिवेस्टेशन जो इंटेलेक्चुअल्स के साथ करा गया, और जो खामोशी इख्तियार इख्तियार करी गई, और जो इकोनॉमिकली डिजास्टर करा गया, और उनकी जो एजुकेशन पर भी इफेक्ट हुआ, उनकी यूनिवर्सिटीज भी बंद हुए। तो बड़े उनको अफसोस था डेंग शॉपिंग में। और जैसी मौका मिला डेंग शॉपिंग ने, उनने ये सारी चीजें स्टार्ट रिवर्स, पहले तो अपने इकोनॉमी को बड़ा ओपन करा, शेंजन में शुरू करके वो इकोनॉमिक फ्री इकोनॉमिक जोन करके, फिर बाकी वही जगह अडॉप्ट करी, तो इकोनॉमी को बड़ा लिबरलाइज करा और कंपटीशन बढ़ाया। मगर फिर उन्हें बहुत ही ज्यादा फोकस करा
ایجوکیشن پر. سب سے پہلے تو کافی سارے جو اپنے سب سے ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کو باہر بھیجا گیا کہ وہ ماسٹر ٹریڈرز بنے انجینئرنگ اور سائنسز میں. مگر یہ نہیں بات ہے کہ بس انجینئرنگ اور سائنسز, اتنے امپورٹنس دی سوشل سائنسز کو, اکنامکس کو, ہسٹری کو. یہاں میں فوڈان میں یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں, وہاں ہسٹری ڈپارٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہاں کی آرٹس ڈپارٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. لڑکے جو ہے وہ آرٹس کرتے رہتے ہیں, لڑکیاں جو ہے وہ بھی آرٹس. تو بہت ہی دیکھیے کلچر جو ہے وہ بس انجینئرنگ سے نہیں ہوتا, نہ میڈیسن سے نہیں ہوتا, وہ آپ کے ہر ڈفرینٹ ایکیڈمک اسٹریم سے ہوتا ہے, اور یہ سارے ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں اور ابھارتے ہیں. تو یہ ڈینگ شاؤپنگ کی تھی. آپ یقین کریں 2000 میں ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہیں تھی جو ٹاپ 200 آف ورلڈ میں ہو چائنا سے. آج جو ہے ایسا ہے ٹاپ 10 میں 2 چائنیز یونیورسٹی ہے, اور ٹاپ 200 میں شاید کوئی 20 یونیورسٹیز چائنا سے. اب یہ بلکہ ویسٹ کو اب ڈر پڑ گیا ہے کہ یہ سارے چائنیز جو ہے یونیورسٹیز وہ اوورٹیک کر جائیں گی ویسٹرن یونیورسٹیز سے. تو ان کی ایک بہت ہی اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے, مگر یہ اسٹرانگ ٹریڈیشن ان کے کلچرل ہے. جیسے آپ نے کہا یہ تو ہزار کنفیوژن ہے, ٹاؤزم, ساروں میں یہ ایجوکیشن کی جو ویلیو ہے اور جو مینڈرنس تھے, دیٹ ہیز آلویز بین ان کی ایک ٹاپ اسکالرز وہ ہمیشہ کہتے ہیں. اور یہ ٹریڈیشن آپ دیکھیے جو بھی چائنیز کلچرز ہیں چائنا سے آئے تھے, جیسے سنگاپور, وہ ہمیشہ ان کے جو بیوروکریٹس ہیں اسکالرز سمجھا جاتا ہے. سارے جو چائنیز سوسائٹیز ہیں وہاں جو ہے علم کی بڑی قدر ہے. اور یہ سوائے چائنا میں نہیں بلکہ آپ دیکھیں سنگاپور میں بھی, یہ جو سنگاپور کی پروگریس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے بڑا ویلیو کرا اپنے اسکالرس کو, اور ایون ان دی بیوروکریسی ہے بڑی اسکالسٹک قسم کے بیوروکریٹس تھے. لی کوان یو صاحب خود جو تھے وہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کے اسکالر تھے آکسفورڈ میں. تو انہیں یہ امپورٹنس ایجوکیشن کی I think is something which is very reflective in Eastern societies. اور اس پر کچھ دنوں کے لیے شاید دب گئی تھی کلچرل ایوولوشن کے بعد, مگر وہ پھر سے ابھر گئی ہے اور یہ چائنا کو آگے سے آگے لیتے جائے گی. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا ان کی جو کیوز ہیں آؤٹ سائڈ دی لائنز آف انٹلیکچوئلز جیسے لوسان, یہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو ان کی محبت ہے. سمپلی نہیں ہے کہ بس فائدہ ہو گیا انجینئرنگ کر دیا نہ بلڈنگ بنا دی, ایک محبت ہے ایک لٹریری شخصیات سے. اینڈ وہ بچے جو تھے اس کے نظمیں پڑھ رہے تھے زور زور سے, شاید اچھا سمجھ بھی نہیں رہے تھے مگر پڑھ رہے تھے. اوکے تو ایک بہت ہی عجیب سا مجھے تو خوبصورت نظام لگا کہ یہ جو ہے چائنا لوگ سمجھتے ہیں پروگریس اور electric vehicle, but China is also a very historic culture جہاں پوئٹس اور آرٹسٹ کو ویلیو کرا جاتا ہے. جی بالکل, آپ نے بڑی یہ زبردست بات کہی. چین اب جہاں بھی چلے جائیں آپ کو وہاں پہ رنگ نظر آئیں گے, آپ کو علم نظر آئے گا, سمبلزم جس کو کہتے ہیں علامتیں, آپ کے کھانے کے ٹیبل پہ علامتیں بہت ہوتی ہیں. آپ جہاں مرضی چلے جائیں تو ہر طرف آپ کو ایک تہذیب کی علامات نظر آتی ہیں, سویلائزیشن کی, جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہزاروں سال پرانی ایک تہذیب ہے اور اس کی بنیاد ظاہر ہے علم پہ ہے. میں ایک چینی دوست سے ملا, ایک پروفیسر سے, تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہماری تاریخ جو ہے کم از کم 3000 سال پرانی اسکرپٹ ہمیں مل گیا تھا, اور جتنی دانائی اور حکمت ہے اس اسکرپٹ میں موجود ہے. ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے پرانے اسکرپٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, چاہے وہ کنفیوشس تھے, چاہے ان کے بعد کے دوسرے فلاسفر تھے یا شاعر تھے, تو ان سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. آپ کچھ بات کر رہے تھے. نہیں, ایک اور چیز ہے بڑی, اور رسپیکٹ کی, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا. اور یہ دیکھیں 1.4 بلین لوگ رہتے ہیں, مگر اور بڑی یہاں گاڑیاں بھی ہیں اور موٹر سائیکل بھی ہیں, بائسیکل بھی ہیں, مگر میں دیکھتا نہیں ہوں ایکسیڈنٹ. سارے لوگ ایک دوسرے کا نظر رکھتے ہیں. رسپیکٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, جو ہم لوگ اگین شاید ہمارے کلچر میں ایک زمانے میں تھی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. مگر ایک اور چیز میں بڑی انٹرسٹنگ ہے یہاں نوٹس کری, جب یہاں جب کھانے پر بیٹھتے ہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو ٹوسٹ کرتے ہیں, وہ باہر اٹھ کے
टोस्ट करते हैं हर बात पर, वो अपने में एक हम हंगी रखती है कि मिल के टोस्ट करना। मगर टोस्ट में सबसे मजेदार चीज है, वो एक दूसरे को बीट करना को कोशिश करते हैं कि वो झुक, कौन ज्यादा झुक सकता है, कौन जिसका कप ज्यादा नीचे हो सकता है, कि दूसरे को इज्जत दे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मुझे पहलू लगा कि कितना इनमें एक तरीका है, तौर है कि वो इज्जत देने के कितना आगे बढ़ सकते हैं, कि और वो बढ़ इंटरेस्टिंग है, वो नीचे से नीचे घटते झुकते जाते हैं। जी। तो ये यहाँ की तहजीबें बड़ी मजेदार हैं। और आई थिंक मुल्क जो है सिंपली प्रोग्रेस तो होना चाहिए, जीडीपी भी बढ़ना चाहिए, मगर तहजीब से इंसान रियली प्रोग्रेस करता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुल्क उसी वक्त तरक्की करते हैं जब आप दानिश्वरों को दरबार का दरबारी ना बनाएं, बादशाह की तरह। जी उनको अपने जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर, मीडिया के लोग, उनसे ये तवक्को ना करें कि वो एक दरबारी की तरह महज आपके गीत गाते रहेंगे, बल्कि वो ये देखते हैं कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या सोचा, मुल्क के लिए क्या किया। और यही आई थिंक शेवा है। और आपको भी एहसास हुआ होगा, मैं भी जब मिलता हूँ चीनी दानिश्वरों से, चाहे वो प्रोफेसर हैं चाहे लिखारी हैं, वो ये नहीं लगता कि एक दरबारी की तरह वो वही बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल। उनकी कम्युनिस्ट पार्टी करती है। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो जो चीज़ें तनकीद करने वाली होती हैं, उस पे तनकीद भी वो ज़रूर करते हैं, लेकिन बड़े पढ़े लिखे अंदाज में, दरबारी की तरह नहीं बल्कि एक दानिश्वर की तरह। तो जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमने सोचा कि गैर सियासी अंदाज में बातें करें चीन के माशरे के हवाले से, और मज़ा आया। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बातचीत भी करेंगे फिर। बहुत बहुत शुक्रिया।